आप कौन हैं? जो सवाल मैंने पूछा है, यह आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी सवाल है। और अगर आपने इसका जवाब नहीं ढूँढा, तो शायद आप पूरी ज़िंदगी किसी और की परिभाषा से जीते रहेंगे। यही वो सवाल है जिससे यह किताब शुरू होती है। एक ऐसी किताब जो 1991 में नॉर्वे के एक फ़िलॉसफ़ी टीचर ने लिखी थी। नाम था जॉस्टिन गार्डर और किताब का नाम था सोफ़ीज़ वर्ल्ड, सोफ़ी का संसार। इस किताब को 60 से ज़्यादा भाषाओं में 60 से ज़्यादा लैंग्वेजेज में ट्रांसलेट किया गया है। इसकी करोड़ों कॉपियाँ बिक चुकी हैं। इसको बच्चों ने पढ़ा है, बड़ों ने पढ़ा है और जिसने भी पढ़ा है उसे एहसास हुआ है कि दर्शन कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, फिलॉसफी कोई उबाने वाला सब्जेक्ट नहीं है। वो तो हमारी सबसे पुरानी और सबसे ज़रूरी जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है। सोफी का संसार एक सिंपल नॉवल नहीं है। यह एक दार्शनिक यात्रा है, एक फिलोसॉफिकल जर्नी है, जहां एक 14 साल की लड़की सोफी धीरे धीरे दुनिया को और खुद को समझना शुरू करती है। और इस यात्रा में वो हमें अपने साथ लेकर चलती है, इस पूरी दुनिया की फिलॉसफी की इतिहास से मिलवाती है। इस किताब का मुख्य विचार है सोचना, सवाल पूछना, हर चीज के पीछे छुपे लॉजिक और मीनिंग को जानना और यह याद दिलाना कि जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए इस यात्रा पर निकलते हैं। सोफी की कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम दिन से। वो नॉर्वे में रहती है, 14 साल की एक क्वाइट सोचने वाली लड़की। स्कूल से घर लौट रही है, जैसे हर रोज लौटती है। लेकिन उस दिन अपने घर के गेट के पास उसे एक अजीब सा लिफाफा मिलता है। उस लिफाफा पे भेजने वाले का नाम नहीं है। सोफी लिफाफा खोलती है, अंदर एक छोटा सा नोट लिखा है तुम कौन हो, बस इतना ही। सोफी पहले सोचती है कि यह कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन फिर यह सवाल उसके दिमाग में घर कर जाता है। वो सोचने लगती है कि मैं कौन हूं, हु एम आई? क्या मैं सिर्फ सोफी एमंडसन हूं? क्या मैं एक स्टूडेंट हूं या कुछ और हूं? वो मिरर के सामने खड़ी होती है, खुद को देखती है और सोचती है कि क्या यह बॉडी ही मेरी पहचान है, मेरी आइडेंटिटी है। अगले दिन एक और नोट मिलता है। यह दुनिया कहां से आई है? अब सोफी पूरी तरह उलझ जाती है और उत्सुक भी हो जाती है। दिमाग सवालों से भर जाता है। क्या यह किसी ने सोच समझ कर भेजा है? क्या कोई उसे कुछ सिखाना चाहता है? और यहीं से सोफी की जर्नी, उसकी यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जो उसे रोजमर्रा की जिंदगी से निकालकर एक बहुत डीप, एक बहुत गहरी और थॉटफुल दुनिया में ले जाती है। सोफी की माँ उसके बिहेवियर में बदलाव देखती है। सोफी डिस्ट्रैक्टेड लगती है, कहीं खोई रहती है, लेकिन सोफी अब एक नए तरीके से चीजों को देख रही है। वो खुद से छोटे छोटे सवाल पूछने लगी है। हम सोचते क्यों हैं? हम जिंदा क्यों हैं? दुनिया जैसी है वैसी क्यों है? वो इन सवालों के जवाब अपने आसपास की दुनिया में ढूंढने की कोशिश करती है। पेड़ पौधों में, जानवरों में, आसमान में, यहाँ तक कि अपने घर की दीवारों में भी। और लेखक हमें यहाँ एक जरूरी बात समझाते हैं। फिलॉसफी कोई ड्राई और बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। वो तो क्यूरियोसिटी से शुरू होती है, वही जिज्ञासा जो बच्चों में हमेशा से थी, लेकिन बड़े होते होते हम उसे खो देते हैं। सोफी उस प्योर क्यूरियोसिटी का एक सिंबल है, एक प्रतीक है, जो दुनिया को एक नए नजरिए से देखने की ताकत देती है। इस चैप्टर का नाम है गार्डन ऑफ इडन और यह नाम सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। बाइबल में एक कहानी है जहां इंसान ने नॉलेज के लिए फॉरबिडन फ्रूट खाया था। उसकी एक कीमत थी, अपनी पुरानी सिंपल लाइफ को पीछे छोड़ देना। सोफी भी अब उसी रास्ते पर है। पार्ट 2, आश्चर्य की ताकत।
सोफी अब उन रहस्यमय चिट्ठियों को लेकर बहुत उलझन में थी। कौन था जो उसे इतने गहरे सवाल भेज रहा था, क्यों भेज रहा था और कैसे भेज रहा था। जब वो अगली चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है, द ओनली थिंग वी रिक्वायर टू बी गुड फिलोसफर्स इज द फैकल्टी ऑफ वंडर। यानी एक अच्छा दार्शनिक, एक अच्छा फिलोसफर बनने के लिए बस एक चीज चाहिए, आश्चर्य, वंडर की भावना। सोफी सोचने लगती है, क्या वो सच में यह भावना अपने अंदर रखती है। फिर वो एक छोटे से उदाहरण, एक एग्जाम्पल के बारे में सोचती है। एक जादूगर, एक मैजिशियन अपनी टोपी से अचानक एक खरगोश निकाल देता है। देखने वाला हैरान हो जाता है, तालियां बजाता है, लेकिन बच्चे उससे कहीं ज्यादा चौंकते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा देखा ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, आश्चर्य होना बंद हो जाता है। हम हर चीज को नॉर्मल मान लेते हैं। सूरज का निकलना नॉर्मल लगने लगता है, फूलों का खिलना नॉर्मल लगने लगता है, जिंदगी का होना नॉर्मल लगने लगता है। यह सब हमें साधारण लगने लगता है, लेकिन असली फिलोसोफर वही होता है जो इन रोजमर्रा की चीजों में भी वंडर महसूस कर सके, आश्चर्य महसूस कर सके। सोफी इन बातों को अपने दिमाग में बार बार दोहराने लगती है। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती है, आसमान को निहारती है, सोचती है, यह बादल कहाँ से आते हैं, हवा क्यों चलती है, इंसान बोलना कैसे सीखा था। इतने सारे सवालों के बीच वो खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगती है, लेकिन उसी वक्त एक अलग तरह की ताकत भी महसूस होती है, जैसे अब वो सच में देखने लगी है। वो खुद से कहती है, मैं एक खरगोश के रेशमी बालों में बैठी हूं और अब मैं ऊपर की तरफ देख रही हूं। यह लाइन उसे सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या सब लोग बस नीचे ही देख रहे हैं? क्या वो इस जादू को महसूस नहीं कर पा रहे? दुनिया का होना ही अपने आप में कितना बड़ा मिरेकल है, कितना बड़ा जादू है। इस चैप्टर में सोफी उस माइंडसेट में प्रवेश करती है जिसमें वो दुनिया को एक बच्चे की तरह देखना शुरू करती है। हर चीज को क्यूरियोसिटी और वंडर की नजर से देखती है। उसे यह महसूस होता है कि शायद असली जादू यही है कि हम सवाल पूछें, क्वेश्चन करें, बिना किसी डर के। पार्ट 3, मिथ्स की दुनिया। सोफी की जिज्ञासा दिन ब दिन और गहरी होती जा रही थी। इस बार उसे जो लिफाफा मिला उसमें मिथ्स यानी पौराणिक कथाओं के बारे में पढ़ने को मिलता है। सोफी यह सोचकर चकित रह जाती है कि पुराने जमाने में लोग लाइटनिंग, थंडर या सीजन्स को कैसे एक्सप्लेन करते थे, जब उनके पास साइंस यानी विज्ञान था ही नहीं। चिट्ठी बताती है कि प्राचीन समय में इंसान ने दुनिया की हर घटना को किसी देवता, किसी डाइटी या अलौकिक ताकत, सुपर नेचुरल पावर से जोड़कर समझने की कोशिश की। जैसे बारिश ज्यूस की वजह से होती थी, फसलें डिमेटर की वजह से उगती थी, समंदर पोसाइडन के हाथ में था। सोफी को यह सब बहुत फैसिनेटिंग लगता है। लोग किसी भी अनजानी चीज से डरते थे और उसे समझने के लिए कहानियां बनाते थे। यही कहानियां मिथ्स थी, मिथक थी। कुछ ऐसी कहानियां जो एक कम्युनिटी, एक कल्चर को जोड़कर रखती थी। वो सोचती है, अगर इलेक्ट्रिसिटी के पीछे ज्यूस को जिम्मेदार माना जाता तो शायद आज हम बिजली का बल्ब भी ना जला पाते। चिट्ठी में उसे यह भी बताया जाता है कि मिथ्स सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थे, वो लोगों की जिंदगी के हर हिस्से में शामिल थे। जन्म, मृत्यु, युद्ध, शादी, प्यार, हर चीज में। सोफी को लगता है जैसे वो एक नई दुनिया में झांक रही है, जहां इमेजिनेशन यानी कल्पना और बिलीफ यानी विश्वास मिलकर रियलिटी बना देते हैं। वो अपने घर की किताबें पलटती है, ग्रीक मिथोलॉजी की एक पुरानी किताब निकालकर पढ़ने लगती है। उसमें प्रोमेथियस की कहानी मिलती है जिसने इंसानों के लिए आग चुराई थी। हैरानी होती है उसे कि किस तरह इन कहानियों ने इंसानों को सदियों तक गाइड किया। लेकिन साथ ही सोफी का सवाल भी उठने लगता है, क्या यह सब सच था या सिर्फ इमेजिनेशन?
और फिर वो सोचती है, क्या आज के मॉडर्न लोग भी कुछ ऐसे ही मिथ्स में जी रहे हैं? सिर्फ फर्क इतना है कि वो आज की भाषा और टेक्नोलॉजी में ढले हुए हैं। चैप्टर के अंत में सोफी को एक और चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा होता है, फिलॉसफी बिगिंस वेयर मिथ एंड्स। यह लाइन उसे चौंका देती है, लेकिन साथ ही एक दरवाजा खोल देती है एक नई सोच की तरफ। वो समझ जाती है कि जो आगे आएगा वो और भी गहरा होगा। पार्ट 4, पहले दार्शनिक। सोफी अब धीरे धीरे उस अनदेखे टीचर की दुनिया में और गहराई से प्रवेश कर रही थी। इस बार जो चिट्ठी मिलती है उसमें उसे पहले नेचुरल फिलोसोफर्स, प्रकृति के दार्शनिकों के बारे में पढ़ने को मिलता है। ये वो लोग थे जो मिथ से हटकर नेचर को साइंटिफिक और लॉजिकल नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे थे, बिना किसी देवी देवता को बीच में लाए। सोफी को लगता है जैसे वो इतिहास में बहुत पीछे जा रही है, एक ऐसे समय में जहां लोग पहली बार यह सोचने लगे थे कि दुनिया किस चीज से बनी है। पहले फिलोसोफर का नाम आता है थेल्स, जो मानते थे कि सारी चीजें पानी से बनी हैं। फिर एनेक्सिमैंडर और एनेक्सिमीन्स आते हैं, जिनका मानना था कि सब कुछ एक बुनियादी तत्व, एक फंडामेंटल एलिमेंट से बना है, जैसे हवा या कोई अनदेखा पदार्थ। सोफी यह सोचकर हैरान रह जाती है कि ये लोग बिना किसी टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या लैब के इतना डीप कैसे सोच रहे थे। वो महसूस करती है कि इन थिंकर्स में एक कॉमन बात थी, वो नेचर के पैटर्न्स को समझना चाहते थे। दिन रात क्यों होता है, मौसम कैसे बदलते हैं, चीजें आखिर कैसे जन्म लेती हैं। उन्हें यकीन था कि इन सब चीजों के पीछे कोई ना कोई रीजन है, यह सिर्फ भगवान की देन नहीं हो सकती। और यही सोच उन्हें मिथोलॉजी से अलग कर दी थी। सूफी अब अपने आसपास की चीजों को भी नए तरीके से देखना शुरू कर देती है। पानी के बहाव में, हवा की हलचल में, मिट्टी के रंग में। वो अपने आप से पूछती है, अगर थेल्स सही थे और सब कुछ पानी से बना है, तो क्या वो खुद भी पानी है या फिर उसकी सोच पानी है। उसे यह भी पता चलता है कि ये थिंकर्स सिर्फ इमेजिनेशन नहीं कर रहे थे, उन्होंने ऑब्जर्व करना, अनुमान लगाना और लॉजिक लगाना शुरू कर दिया था, जो आगे चलकर साइंस की नींव बना। अंत में सोफी को एहसास होता है कि मिथ्स को पीछे छोड़कर रीजन की तरफ बढ़ना, यही इंसान की सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल जर्नी थी। पार्ट 5, डेमोक्रिटस और परमाणु। सोफी अब फिलॉसफी के उस दौर में पहुंच चुकी थी जहां थिंकर्स नेचर को समझने के लिए इमेजिनेशन के साथ साथ रीजनिंग का भी इस्तेमाल शुरू कर चुके थे। इस बार उसकी चिट्ठी में जिक्र था डेमोक्रिटस का, जिसने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जो आगे चलकर मॉडर्न साइंस की फाउंडेशन बना, उसकी नींव बना। वो था एटम, परमाणु का विचार। सोफी को यह जानकर बहुत हैरानी होती है कि एटम का आइडिया कोई साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक फिलोसोफर ने सबसे पहले दिया था। कितने सोचने वाली बात है। डेमोक्रिटस ने कहा था, दुनिया की हर चीज बहुत ही छोटे छोटे, अदृश्य और अविभाज्य यानी इनडिविजिबल कणों से बनी है, जिन्हें उसने एटमोस कहा। उसका मानना था कि ये एटम्स हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं और यही हर चीज की रियलिटी है। इन एटम्स का कोई रंग, स्वाद या गंध नहीं होता, लेकिन जब ये मिलते हैं तो चीजों का आकार, रंग और गुण बनते हैं। सोफी इसे सोचती है और अपने आसपास की चीजों को देखकर सोचने लगती है, क्या सच में हर चीज इतनी छोटी इकाइयों से बनी हो सकती है? क्या वो खुद भी एटम्स से बनी है? उसे लगता है यह सोच मैजिकल होते हुए भी लॉजिकल लग रही है। चिट्ठी में यह भी बताया गया था कि डेमोक्रिटस का यह भी मानना था कि कोई सुपरनेचुरल पावर चीजों को कंट्रोल नहीं करती, सब कुछ नेचर के नियमों के अनुसार होता है। यानी वो एक मटेरियलिस्ट, एक भौतिकवादी था जो मानता था कि सिर्फ मैटर ही रियल है।
सोफी को यह विचार बहुत रेडिकल लगता है। वो ऐसी दुनिया में जी रही है जहां लोग अभी भी किसी अनदेखी ताकत पर विश्वास करते हैं। डेमोक्रिटस यह भी कहता था कि आत्मा यानी सोल भी छोटे एटम्स से बनी होती है और जब इंसान मरता है तो वो एटम्स फिर से प्रकृति में मिल जाते हैं। सोफी को यह सब पढ़ते हुए लगता है जैसे वो साइंस फिक्शन पढ़ रही है, लेकिन यह सब 2400 साल पहले की बातें थी, 2400 ईयर्स पहले की। डेमोक्रिटस का विचार सिंपल होने के बावजूद बहुत डीप था। सोफी को लगने लगता है कि फिलॉसफी सिर्फ सोचने का तरीका नहीं बदलती, वो हमारी पूरी रियलिटी के नज़रिए को बदल देती है और एक नए नज़रिए से दिखाती है। पार्ट 6, भाग्य और स्वतंत्र इच्छा। सोफी अब ऐसे सवालों की तरफ बढ़ रही थी जो इंसान को सदियों से परेशान करते आए हैं। क्या हमारी जिंदगी पहले से तय होती है या हम अपने फैसले, अपने डिसीजंस खुद लेते हैं? इस बार उसे जो चिट्ठी मिलती है उसमें फेट यानी भाग्य के बारे में चर्चा होती है। उसे बताया जाता है कि प्राचीन ग्रीस में लोग मानते थे कि इंसान की किस्मत पहले से ही लिखी हुई होती है, कोई भी उसे बदल नहीं सकता। यह सोच फेट की देवियों से जुड़ी थी जिन्हें मोयर कहा जाता था। 3 बहनें जो जीवन की डोरी को बुनती थी, काटती थीं और उसकी लंबाई तय करती थीं। सोफिया पढ़कर चौंक जाती है। कैसे लोगों को लगता था कि उनका जीवन पूरी तरह इन अदृश्य ताकतों के कंट्रोल में है। लेकिन साथ ही उसे यह भी पढ़ने को मिलता है कि कुछ फिलोसोफर्स ने इस सोच को चैलेंज किया था। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सब कुछ पहले से तय है तो इंसान का जिम्मेदार होना क्या मायने रखता है? क्या हम सिर्फ पपेट्स नहीं हैं? क्या हम सिर्फ कठपुतलियां नहीं हैं? सोफी को यह सवाल बहुत पर्सनल लगने लगता है। वो सोचती है, क्या मेरा स्कूल जाना, ये चिट्ठियां मिलना, यह सब किसी प्लान का हिस्सा है या मैं खुद अपनी चॉइसेस से यह रास्ता चुन रही हूँ? इस सोच में डूबी सोफी अपने घर के पास बने एक पुराने चर्चयार्ड में जाती है। वहां अकेले बैठकर सोचने लगती है, क्या इस यूनिवर्स में कोई इनविजिबल स्क्रिप्ट है जो सब कुछ चला रही है? उसे ग्रीक ट्रेजेडी की कहानियां याद आती हैं जहां कैरेक्टर्स भाग्य से भाग नहीं सकते थे, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन वो फिर सोचती है, फिलॉसफी शायद हमें यह सिखाने आई है कि सवाल पूछने का हक हमारा है और शायद भाग्य को भी बदला जा सकता है। चिट्ठी में यह भी बताया गया था कि बाद में कुछ फिलोसोफर्स ने यह सोचना शुरू किया कि इंसान के पास फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा भी है। वो खुद तय कर सकता है कि उसे क्या करना है। सोफिया जानकर थोड़ी राहत महसूस करती है। फेट अब उसके लिए कोई डरावना कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक सवाल बन गया है। पार्ट 7, सोक्रेट्स। सोफी अब फिलॉसफी की दुनिया में एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उसे एक ऐसे थिंकर मिलते हैं जिसने न सिर्फ अपने ज़माने की सोच को बदला बल्कि आने वाली सदियों के लिए भी सवाल पूछने का तरीका सिखा दिया। वो थिंकर थे सोक्रेट्स यानी सुकरात। सोफी को पता चलता है कि सोक्रेट्स एथेंस नाम के शहर में रहते थे। उन्होंने कभी कोई किताब नहीं लिखी, वो बस लोगों से बातें करते थे। गली में, बाजार में, जहां भी लोगों को देखते उनके साथ बातचीत शुरू कर देते थे। उनका तरीका अलग था। वो खुद कुछ भी नहीं सिखाते थे बल्कि सिर्फ सवाल पूछते थे ताकि सामने वाला खुद सोचने पर मजबूर हो जाए। सोफी को यह तरीका बहुत आकर्षक लगा, अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि उसे भी अब लगने लगा था कि सच्चे जवाब वही होते हैं जो इंसान खुद ढूंढता है। सोक्रेट्स का मानना था कि ज्ञान वही है जो इंसान अपने अंदर से खोजे, कोई बाहर से थोप नहीं सकता। लेकिन इस सोच ने एथेंस के कई ताकतवर लोगों को परेशान कर दिया। उन्हें लगता था कि सोक्रेट्स युवाओं को भटका रहे हैं, उन्हें अथॉरिटी से सवाल पूछना सिखा रहे हैं। सोफिया जानकर बहुत दुखी होती है कि सोक्रेट्स को आखिरकार जहर पीने की सजा दी गई और उन्होंने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा था, एक बिना जांची परखी जिंदगी जीने से अच्छा है मर जाना। सोफी इस बात से बहुत प्रभावित होती है।
सोक्रेट्स न केवल एक फिलोसोफर थे, वो एक सच्चे इंसान भी थे जो अपने प्रिंसिपल्स के लिए जान देने को तैयार थे। उसे सोक्रेटिक मेथड के बारे में भी पता चलता, कैसे वो दूसरों से ऐसा सवाल करते थे जैसे वो खुद अपनी अज्ञानता, अपनी इग्नोरेंस को पहचान सके। सोफी खुद भी अब दूसरों से बात करते हुए सवाल पूछने लगी है। उसे लगने लगा है कि शायद फिलॉसफी का असली मतलब यही है, सोचते रहना, क्वेश्चन करते रहना और कभी यह ना मानना कि सब कुछ जान लिया है। सोक्रेट्स की कहानी अब सोफी के दिमाग में गूंजती रहती है और वो अपने आप से वादा करती है कि वो भी कभी सोचने से पीछे नहीं हटेगी, चाहे कुछ भी हो। पार्ट 8, एथेंस। सोफी अब एक नई चिट्ठी पढ़ रही थी जो उसे ले जाती है प्राचीन ग्रीस के एक मशहूर शहर में, एथेंस। वही शहर जहां सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे महान फिलोसोफर्स रहते थे और जहां दुनिया की पहली डेमोक्रेसी, पहला लोकतंत्र भी जन्मी थी। सोफी को यह जानकर हैरानी होती है कि एथेंस कोई आम शहर नहीं था। यह एक ऐसी जगह थी जहां कला यानी आर्ट, विचार यानी थॉट और पॉलिटिक्स का मेल होता था। चिट्ठी में भी उसे बताया गया था कि एथेंस में हर व्यक्ति को सभा में जाकर बोलने का हक था और यही तो लोकतंत्र की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन साथ ही यह भी साफ किया गया कि यह डेमोक्रेसी सिर्फ फ्री मैन के लिए थी। महिलाओं, गुलामों और बाहरी लोगों को यह अधिकार नहीं थे। सोफी इसे सोचते हुए समझती है कि हर सभ्यता की कुछ सीमाएं होती हैं, भले ही वो कितनी भी उन्नत क्यों ना हो। एथेंस में ही सोक्रेट्स ने अपने विचार फैलाए, प्लेटो ने अपनी एकेडमी शुरू की और एरिस्टोटल ने अपने ऑब्जर्वेशंस के जरिए साइंस और लॉजिक की नींव रखी। सोफी खुद को उन एथेंस की गलियों में इमेजिन करती है, जैसे वो भी प्लेटो की क्लास में बैठी है या एरिस्टोटल के साथ नेचर को ऑब्जर्व कर रही है। उसे एहसास होता है कि सोचने की आज़ादी और सवाल पूछने की ताकत किसी भी सभ्यता की असली पहचान होती है। एथेंस केवल एक शहर नहीं था, वो एक विचार था। एक ऐसा विचार जहां इंसान ने पहली बार खुद को यूनिवर्स का हिस्सा मानकर सोचने की शुरुआत की। पार्ट 9, प्लेटो। सोफी अब एक ऐसे फिलोसोफर से मिलती है जिसने सोक्रेट्स के आइडियाज को न सिर्फ बचा कर रखा बल्कि उन्हें और आगे बढ़ाया, प्लेटो। प्लेटो सोक्रेट्स के स्टूडेंट थे। उन्होंने सोक्रेट्स की टीचिंग्स को डायलॉग्स की फॉर्म में लिखा। इन डायलॉग्स में सोक्रेट्स एक सेंट्रल कैरेक्टर होते थे। सोफी पढ़ती है कि प्लेटो को मानना था कि इस दुनिया से परे एक और दुनिया है, आइडिया या फॉर्म्स की दुनिया, जहां हर चीज का परफेक्ट वर्जन मौजूद होता है। यानी अगर हम किसी चेयर को देखते हैं तो वो एक इम्परफेक्ट चेयर है, एक इम्परफेक्ट कुर्सी है, लेकिन असली और परफेक्ट चेयर आइडियाज की दुनिया में है। यह सोच सोफी को बहुत अलग और गहरी लगती है, जैसे सपनों जैसी बात है, मगर उसमें कुछ सच्चाई भी छुपी है। प्लेटो का यह भी मानना था कि हमारा सोल, हमारी आत्मा पहले से ही उन परफेक्ट फॉर्म्स को जानता है, लेकिन जब वो इस फिजिकल दुनिया में आता है तो सब कुछ भूल जाता है। सीखना मतलब उन चीजों को फिर से याद करना। सोफी सोचती है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो हमारे अंदर पहले से मौजूद होता है। लेकिन प्लेटो के एलेगरी ऑफ द केव, गुफा का रूपक, ने सोफी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उसमें बताया गया था कि हम सब एक गुफा में रहते हैं, केव में रहते हैं, जहां हम सिर्फ शैडोज देखते हैं और उन्हें ही रियलिटी समझते हैं। लेकिन असली दुनिया उससे बाहर है, जहां रोशनी और सच्चाई है। और फिलोसोफर वही होता है जो उस केव से बाहर जाता है और फिर दूसरों को भी बाहर निकलने की कोशिश करता है। सोफी इस एलेगरी को अपनी जिंदगी से जोड़ने लगती है। उसे लगता है जैसे वो भी अब तक शैडो वर्ल्ड में थी और अब फिलॉसफी उसे बाहर की रोशनी की तरफ खींच रही है। प्लेटो का यह विश्वास कि रूलर को फिलॉसफर होना चाहिए, फिलॉसफर किंग, सोफी को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या आज की दुनिया में ऐसा मुमकिन है?
प्लेटो की सोच ने सोफी के लिए सच और इल्यूजन के बीच की बाउंड्रीज को हिला दिया था। अब उसे लगने लगा था कि दर्शन सिर्फ सोचने का विषय नहीं है, बल्कि देखने का एक नया तरीका भी है। पार्ट 10, हिल्डे का रहस्य। एक दिन सोफी स्कूल से लौटते हुए फिर से अपने गार्डन के पास वाले पुराने रास्ते से जाती है। वहां उसे एक नई चिट्ठी मिलती है, लेकिन इस बार कुछ अजीब होता है। चिट्ठी सोफी के नाम की नहीं होती, बल्कि किसी हिल्डे मॉलर नैग नाम की लड़की के लिए होती है। सोफी हैरान हो जाती है, यह चिट्ठी गलती से यहाँ कैसे आई? जब वो चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें वही जाना पहचाना अंदाज होता है, जैसे पहले वाली फिलॉसफी चिट्ठियों में था। लेकिन अब उसमें लिखा है, यह चिट्ठी मेजर एल्बर्ट नैक की तरफ से उनकी बेटी हिल्डे के लिए है। सोफी पहली बार महसूस करती है कि शायद वो अकेली नहीं है जिसे ये मैसेजेस मिल रहे हैं। उसे लगता है कहीं वो खुद किसी और की कहानी का हिस्सा तो नहीं। वो सोच में डूब जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी पूरी जिंदगी किसी और की इमेजिनेशन या राइटिंग का हिस्सा है। यह सोचकर उसके मन में डर और उत्सुकता दोनों पैदा होते हैं। इस चैप्टर में पहली बार हिल्डे और मेजर नैक का जिक्र आता है, जो बाद में कहानी की पूरी दिशा बदल देते हैं। सोफी अब जान चुकी है कि यह एक सिंपल फिलॉसफी कोर्स नहीं है, उसके आसपास कुछ और बड़ा चल रहा है। अब उसकी तलाश सिर्फ विजडम की नहीं है, अपनी आइडेंटिटी की भी है, खुद को पहचानने की भी है। पार्ट 11, मेजर्स कैबिन। सोफी इस बार अपनी जिज्ञासा से मजबूर होकर उस रहस्यमय रास्ते पर चल पड़ती है जो उसे एक पुराने सुनसान घर की तरफ ले जाता है, द मेजर्स कैबिन। रास्ते में उसे एक छोटा सा गेट और एक पाथ दिखाई देता है जो जंगलों से होकर उस कैबिन तक पहुंचता है। सोफी डरते डरते अंदर जाती है और उसे वहां एक अजीब सा माहौल महसूस होता है, जैसे वहां कोई मौजूद है या कुछ उसके लिए छोड़ा गया है। कैबिन के अंदर धूल भरे फर्नीचर, पुराने कागज और एक टेबल जिस पर कुछ सामान पड़ा है मौजूद होता है। सोफी को वहाँ कुछ पर्सनल चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे किसी ने उन्हें वहाँ खास तौर पर उसके लिए ही छोड़ा हो। सबसे अजीब बात यह होती है कि वहाँ उसे कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो उससे जुड़ी हुई होती हैं। एक पोस्ट कार्ड, उसके नाम पर चिट्ठी और एक सफ़ेद स्कार्फ जैसा कुछ। सोफी कंफ्यूज हो जाती है, क्या कोई उसकी हरकतों पर नज़र रख रहा है? कैबिन में उसे ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया है, एक शांत गूढ़ सी खामोशी जो उसे फिलॉसफी की दुनिया से भी ज़्यादा गहराई में ले जाती है। जब वो कैबिन से निकलती है तो उसके मन में कई सवाल होते हैं। कौन है यह मेजर? क्या यह कैबिन सिर्फ एक जगह है या किसी बड़े फिलोसॉफिकल मैसेज का हिस्सा? द मेजर्स कैबिन अब उसके लिए सिर्फ एक कैबिन नहीं है, बल्कि एक सिंबल बन जाता है, मिस्ट्री, आइडेंटिटी और पर्पज की खोज का सिंबल। पार्ट 12, एरिस्टोटल। सोफी अब एक ऐसे फिलोसोफर से मिलती है जो प्लेटो के स्टूडेंट होते हुए भी उनसे बिल्कुल अलग सोचा करते थे, एरिस्टोटल, अरस्तु। सोफी को यह जानकर हैरानी होती है कि जहां प्लेटो ने दो दुनियाओं का कॉन्सेप्ट दिया था, एक फिजिकल वर्ल्ड और दूसरी आइडियाज की वर्ल्ड, वहीं एरिस्टोटल ने माना कि यही इसी फिजिकल दुनिया में ही सच्चाई छुपी है। एरिस्टोटल के लिए चीज़ों को समझने का तरीका था उन्हें ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना और कैटेगराइज करना। चिट्ठी में सोफी को बताया गया कि एरिस्टोटल ने नेचर, एनिमल्स, लॉजिक, पोएट्री, एथिक्स और पॉलिटिक्स जैसे ढेर सारे विषयों पर गहराई से काम किया था। उसे यह भी समझाया गया कि एरिस्टोटल ने चीज़ों को फॉर्म और सब्सटेंस में बांटा, यानी कोई भी चीज़ कैसी दिखती है, फॉर्म, और असल में बनी किससे है, सब्सटेंस। सोफी को यह तरीका बहुत लॉजिकल और साइंटिफिक लगता है, जैसे वो किसी लैब में बैठकर चीज़ों को स्टडी कर रही हो। उसे यह भी समझ आता है कि एरिस्टोटल ने 4 कारणों, 4 कॉजेस का कॉन्सेप्ट दिया था। किसी भी चीज़ को पूरी तरह समझने के लिए इन 4 कॉन्सेप्ट्स को जानना होगा।
वो किससे बनी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका पर्पज क्या है और वो कैसे बनी है। एरिस्टोटल का मानना था कि नॉलेज अनुभव यानी एक्सपीरियंस से आता है, यानी हम जो कुछ अपने सेंसेस से महसूस करते हैं, अपने इंद्रियों से महसूस करते हैं, वही हमारी समझ की नींव है। या प्लेटो के विचारों से बिल्कुल उलट था, जिसने कहा था कि सेंसेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सोफी को अब धीरे धीरे यह एहसास होता है कि फिलॉसफी में कोई एक फाइनल ट्रुथ नहीं होती। हर फिलोसोफर अपने ऑब्जर्वेशन के अनुसार दुनिया को अलग अलग ढंग से समझाता है। एरिस्टोटल ने एथिक्स पर भी जोर दिया। उसका बिलीव था कि इंसान का अल्टीमेट गोल है हैप्पीनेस यानी सुख, और वो तभी पॉसिबल है जब इंसान अपनी नेचर के अनुसार जिएगा। वो कहते हैं इंसान को बैलेंस या गोल्डन मीन में रहना चाहिए, न ज्यादा कम न ज्यादा अधिक। एरिस्टोटल की इस ग्राउंडेड लॉजिकल थिंकिंग ने सोफी को प्लेटो की ड्रीमी आइडियलिज्म से बिल्कुल अलग एक रियल वर्ल्ड की तरफ खींच लिया। पार्ट 13, हेलेनिज्म। सोफी अब ग्रीक फिलॉसफी के एक नए दौर में प्रवेश करती है, हेलेनिज्म। एल्बर्टो की चिट्ठी में उसे बताया जाता है कि प्लेटो और एरिस्टोटल के बाद फिलॉसफी ने एक नया रास्ता अपनाया, जहां विचार अब सिर्फ ट्रुथ और लॉजिक तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इंसान की पर्सनल लाइफ, इमोशंस और इनर पीस पर भी जोर दिया जाने लगा। यह वो समय था जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की वजह से ग्रीक कल्चर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगा था और लोग कई नई चैलेंजेस और बदलावों का सामना कर रहे थे। इसी समय फिलॉसफी भी और पर्सनल हो गई। अब सवाल था कैसे जिए। सोफी को बताया गया कि इस दौर की फिलॉसफी 3 मुख्य स्कूल्स में बटी थी। सिनिक्स, जिनका मानना था कि हैप्पीनेस चीज़ों से नहीं बल्कि इंडिपेंडेंस से मिलती है, वो सिंपल लाइफ में बिलीव करते थे, जैसे डायोजीन्स जिसने पूरी जिंदगी एक बैरल में रहकर गुजारी। एपिक्यूरियंस, जिनका मानना था कि प्लेजर सबसे अल्टीमेट गोल है, लेकिन वो प्लेजर को एंजॉयमेंट या लग्जरी नहीं कहते थे, वो इसे पीस ऑफ माइंड और फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी डर से मुक्ति कहते थे। सोफी को यह सोच बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। सच्चा सुख डर और दुख से मुक्ति ही तो है, न कि वेल्थ या सक्सेस में है। धन इकट्ठा करने में और सफलता पाने में सच्चा सुख कहाँ है। स्टोइक्स यानी जिन्होंने माना कि नेचर के लॉ के अनुसार जीना चाहिए और हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, उनके लिए हैप्पीनेस का रास्ता है एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति। सोफी को स्टोइक्स का यह एटीट्यूड बहुत मैच्योर लगता है। दुख या तकलीफ से घबराने की बजाय उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। एल्बर्टो उसे यह भी बताते हैं कि हेलेनिस्टिक फिलोसोफर्स ने ईस्टर्न आइडिया से भी इन्फ्लुएंस लिया था, जैसे इंडिया यानी भारत और पर्सिया की टीचिंग से। सोफी को और उत्साह आ जाता है। उसे लगने लगता है कि अब वो सिर्फ ग्रीक फिलॉसफी नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता की सोच को जानने लगी है। हेलेनिज्म का यह प्रैक्टिकल और इमोशनल रूप सोफी के मन में एक नया सवाल छोड़ देता है। क्या फिलॉसफी हमें केवल सिखाने के लिए है या सच में हमारी जिंदगी बदलने के लिए है। पार्ट 14, 2 संस्कृतियां। इस बार एल्बर्टो की चिट्ठी सोफी को एक बहुत ही अनोखे सवाल से रूबरू कराती है। क्या ईस्ट और वेस्ट की सोचने और जीने की शैली एक जैसी है। एल्बर्टो सोफी को बताते हैं कि दुनिया में 2 बड़ी फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस रही हैं, एक वेस्टर्न फिलोसफी और दूसरी ईस्टर्न फिलोसफी। जहां वेस्टर्न कल्चर यानी यूरोप और ग्रीस की फिलोसफी लॉजिक, रीजनिंग और इंडिविजुअलिटी पर आधारित रही है, वहीं ईस्टर्न कल्चर यानी इंडिया, चाइना और दूसरे एशियन देशों की फिलोसफी इनर पीस, बैलेंस और यूनिटी पर जोर देती है। सोफी को यह जानकर हैरानी होती है कि ग्रीक फिलोसोफर्स ने हमेशा क्वेश्चंस पूछे, डिबेट्स किए और दुनिया को टुकड़ों में बांटकर एनालिसिस किया, वहीं ईस्टर्न थिंकर्स ने दुनिया को एक होल के रूप में देखा, एक संपूर्ण
दुनिया को एक साथ देखा, जैसे सब कुछ एक ही कॉस्मिक सिस्टम का हिस्सा हो। एल्बर्टो उसे टाओइज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म की ब्रीफ झलक दिखाते हैं और समझाते हैं कि वहाँ ईगो को ख़त्म करना, डिज़ायर से मुक्ति पाना और नेचर के साथ हार्मनी में जीना ही अल्टीमेट गोल होता है। सोफी सोचने लगती है कि एक तरफ रैशनैलिटी और लॉजिक है तो दूसरी तरफ साइलेंस और मेडिटेशन है। चिट्ठी में उसे बताया जाता है कि वेस्टर्न ट्रेडिशन में इंसान को यूनिवर्स से अलग माना गया है, जबकि ईस्टर्न फिलॉसफी में इंसान यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है। सोफी को लगता है कि यह सोचने का एक नया तरीका है। हो सकता है सच्चाई कहीं बीच में हो। उसे यह भी समझ आता है कि क्यों वेस्टर्न सोसाइटीज में ज़्यादा प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजी दिखती है और ईस्टर्न सोसाइटीज में इनर पीस और स्पिरिचुअल थिंकिंग दिखती है। अब उसे लगने लगा है कि वो सिर्फ एक नॉर्वेजियन गर्ल नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल थिंकर बनती जा रही है, एक वैश्विक विचारक बनती जा रही है। पार्ट 15, मिडिल एजेस। सोफी अब एक ऐसे दौर में पहुंचती है जिसे अक्सर अंधकार युग यानी डार्क एजेस कहा जाता है, द मिडिल एजेस। लेकिन एल्बर्टो उसे बताते हैं कि यह दौर सिर्फ अंधकार का दौर नहीं था, यह एक ब्रिज था। ग्रीक और रोमन फिलॉसफी को आगे ले गया और उसे क्रिश्चियन सोच के साथ जोड़ दिया। सोफी को बताया जाता है कि मिडिल एजेस लगभग 400 से 1400 यानी 400 से 1400 ईस्वी तक फैला हुआ था और इस दौरान यूरोप में क्रिश्चियनिटी का प्रभाव बहुत गहरा हो गया था। फिलॉसफी अब पूरी तरह रिलीजन के अधीन हो गई थी। यही वो समय था जब चर्च का दबदबा सबसे ज्यादा था और सभी बड़े सवाल, यूनिवर्स कैसे बना, इंसान का पर्पज क्या है, सच क्या है, इन सब का जवाब बाइबल में खोजा जाता था। सोफी को बताया जाता है कि इस समय के फिलोसोफर्स का मेन गोल था फेथ और रीजन को जोड़ना। उन्हें विश्वास था कि भगवान ही अल्टीमेट ट्रुथ है, लेकिन फिर भी उन्होंने लॉजिक और फिलॉसफी का इस्तेमाल किया ताकि उस फेथ को समझे और सिद्ध कर सकें। सबसे मशहूर थिंकर्स इस दौर के थे सेंट ऑगस्टीन और सेंट थॉमस एक्विनस। ऑगस्टीन ने प्लेटो के आइडियाज़ को क्रिश्चियनिटी के साथ मिलाने की कोशिश की, जबकि एक्विनस ने एरिस्टोटल की थिंकिंग को बेस बनाकर भगवान के अस्तित्व को लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश की। सोफी को यह जानकर दिलचस्प लगता है कि एरिस्टोटल के आइडियाज जो कभी चर्च को अनकंफर्टेबल लगते थे, वही धीरे धीरे उनके लिए यूजफुल बन गए। एल्बर्टो बताते हैं कि एक्विनास ने नेचुरल थियोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया, यानी हम भगवान के बारे में सोच और रीजन के जरिए कुछ बातें जान सकते हैं। सोफी अब देख पा रही है कि किस तरह फिलॉसफी ने रिलीजन की सेवा की, लेकिन फिर भी थिंकर्स ने अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखा। हर युग में फिलॉसफी ने अपने समय की जरूरतों के हिसाब से अपना रूप बदला है। पार्ट 16, रेनेसां। सोफी अब एक ऐसे दौर में प्रवेश करती है जो पूरी दुनिया के लिए जागने का समय था, द रेनेसां यानी पुनर्जागरण। एल्बर्टो की चिट्ठी में उसे बताया जाता है कि यह समय लगभग 1400 से 1600 ईस्वी के बीच था, यानी 1400 टू 1600 एडी, जब यूरोप ने एक लंबी नींद से जागकर आर्ट, साइंस और फिलॉसफी की रोशनी में कदम रखा। रेनेसां का मतलब है पुनर्जन्म, और इस दौर में ग्रीक और रोमन थिंकिंग का दोबारा स्वागत होने लगता है। अब चर्च का असर थोड़ा कम होने लगा था और इंसान ने खुद को, अपनी सोच को और नेचर को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। सोफी को बताया गया कि पहले लोग सिर्फ भगवान और स्वर्ग के बारे में सोचते थे, लेकिन अब उन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया बदला है। अब सवाल था कि इंसान कौन है, वो क्या कर सकता है और उसकी अपनी शक्ति क्या है। एल्बर्टो उसे लियोनार्डो डा विंची, मिशेलेंजेलो जैसे आर्टिस्ट्स के बारे में बताते हैं, जिन्होंने इस इंसान के शरीर, नेचर और इमोशंस को समझकर उसे आर्ट के जरिए जिंदा कर दिया। साइंस में भी एक नई थिंकिंग शुरू हुई। गैलीलियो और कोपरनिकस ने बताया कि धरती नहीं, सूरज ब्रह्मांड का सेंटर है।
सोफी को लगता है जैसे सच की खोज अब फिर से जिंदा हो रही थी। इस दौर की सबसे खास थिंकिंग थी ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, एक ऐसा विचार जहां इंसान को ही दुनिया का केंद्र माना गया। अब इंसान की सोच, उसकी कला और उसकी खोजों को सेलिब्रेट किया गया। सोफी अब महसूस करती है कि यह बदलाव सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर भी था। लोग अपने मन और आत्मा को जानने की कोशिश कर रहे थे। द रेनेसां उसे एक नई रोशनी दिखाती है कि इंसान चाहे तो अपने विचारों से पूरी दुनिया बदल सकता है। पार्ट 17, बारोक युग। सोफी अब एक ऐसे दौर में पहुंचती है जो थोड़ा ड्रामेटिक, थोड़ा मिस्टीरियस और बहुत एक्सप्रेसिव है। बैरोक युग। एल्बर्टो उसे बताते हैं कि रेनेसां के बाद का समय यानी 1600 से 1700, 1600 टू 1700 एडी का दौर बैरोक कहलाता था। यह वो समय था जब आर्ट, म्यूजिक और फिलॉसफी में बहुत गहराई और भावनाएं आ गई थी। यह युग एक तरह की टेंशन को दर्शाता है, जैसे हर चीज के दो पहलू हों, धरती और स्वर्ग, शरीर और आत्मा, यथार्थ और सपना। चर्च अब भी पावर में थी, लेकिन साइंस और फिलॉसफी ने भी अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थी। एल्बर्टो उसे बताते हैं कि बैरोक थिंकर्स को लगता था कि जीवन एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, एक नाटक जिसकी सच्चाई शायद हमें कभी पता ना चले। एक खास प्ले राइट था, कैल्डेरॉन, जिसने कहा था कि लाइफ इज अ ड्रीम, यानी जिंदगी सिर्फ एक सपना है। सोफी अब इस बात पर सोचने लगती है कि क्या वाकई हम जो देख रहे हैं वो सब सच है, या हमारी सोच और परसेप्शन ही सब कुछ तय करती है। इस युग में आर्ट और आर्किटेक्चर भी बहुत डिटेल्ड और ग्रैंड हो गई थी, जैसे हर चीज अपने इमोशंस को लाउडली एक्सप्रेस कर रही हो। सोफी को लगता है कि यह दौर बहुत इंटेंस रहा होगा, जहां लोग एक साथ फेथ और डाउट, लॉजिक और इमोशन, ब्यूटी और केओस सबके बीच जी रहे थे। यही टेंशन, यही डुअलिटी बैरोक की पहचान थी। पार्ट 18, डेकार्थ। सोफी अब एक ऐसे फिलोसोफर से मिलती है जिसने फिलॉसफी की दुनिया को पूरी तरह हिला दिया था, रेने डेकार्थ। एल्बर्टो की चिट्ठी में उसे बताया जाता है कि डेकार्थ को मॉडर्न फिलॉसफी का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पूरी सोच को एक नई दिशा दी। डेकार्थ का सबसे फेमस वाक्य था, कॉगिटो अर्गो सम, यानी मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। आई थिंक देयरफॉर आई एम। सोफी को यह सुनकर गहरा झटका लगता है कि कोई सिर्फ सोचने के आधार पर अपने अस्तित्व को साबित कर सकता है। एल्बर्टो समझाते हैं कि डेकार्थ एक बेहद लॉजिकल और केयरफुल थिंकर थे, जो किसी भी बात को तब तक नहीं सच मानते थे जब तक वो पूरी तरह उस डाउट को टेस्ट करके प्रूव ना करते। सोफी अब देखती है कि फिलॉसफी अब फेथ या ट्रेडिशन पर नहीं बल्कि रीजन और सर्टेनिटी पर टिक रही है। डेकार्थ ने सोचा कि अगर हर चीज पर शक किया जा सकता है तो हमारी आंखों से भी देखी चीजों पर शक किया जा सकता है। तो क्या ऐसा कोई सत्य है, ऐसा कोई ट्रुथ है जिस पर शक ना किया जा सके? और तभी उन्हें जवाब मिला, सोचने की क्रिया पर। अगर वो सोच सकते हैं तो वो जरूर एग्जिस्ट करते हैं। सोफी को यह बात बहुत डीप लगती है। सोच ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। डेकार्थ मैथमेटिशियन भी थे, इसलिए सोफी को लगता था कि फिलॉसफी को भी मैथ्स जितना क्लियर और डेकार्थ मैथमेटिशियन भी थे, इसलिए उन्हें लगता था कि फिलॉसफी को भी मैथ्स जितना क्लियर और लॉजिकल होना चाहिए। साथ ही डेकार्थ ने भगवान के अस्तित्व को भी लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर हमारे दिमाग में पूर्ण प्राणी का आइडिया है, एक संपूर्ण मानव, तो वो आइडिया किसी इम्परफेक्ट इंसान के अंदर खुद नहीं आ सकती, उसे किसी परफेक्ट सोर्स से आना होगा, यानी भगवान से। डेकार्थ एक ऐसे
पुल थे, एक ऐसे ब्रिज थे जो मिडाइवल डाउट से निकलकर मॉडर्न क्लैरिटी की ओर बढ़े। पार्ट 19, स्पिनोजा। सोफी अब एक ऐसे फिलोसोफर से मिलती है जिसने भगवान, प्रकृति और इंसान की सोच को एक नई रोशनी में देखा। बरूज स्पिनोजा एल्बर्टो उसे बताते हैं कि स्पिनोजा एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी सोच इतनी अलग और रेवोल्यूशनरी थी कि उन्हें उनके अपने धर्म समुदाय से निकाल दिया गया। वो मानते थे कि भगवान और प्रकृति एक ही चीज है, यानी गॉड इज नॉट समवन सिटिंग इन द स्काई, बल्कि हर चीज में जो ऑर्डर, स्ट्रक्चर और ब्यूटी है वही गॉड है। सोफी को यह बात पहले तो थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन फिर वो समझती है कि स्पिनोजा एक ऐसे थिंकर हैं जो स्पिरिचुअलिटी को नेचर से जोड़ते हैं। स्पिनोजा के लिए यूनिवर्स कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसे भगवान बाहर से चला रहे हों। यूनिवर्स खुद भगवान का एक्सप्रेशन है। सोफी महसूस करती है कि स्पिनोजा इंसान को नेचर का हिस्सा मानते थे, कोई अलग एंटिटी नहीं मानते थे। एल्बर्टो बताते हैं कि स्पिनोजा को लगता था कि ट्रू फ्रीडम यानी सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब हम अपने इमोशंस और डिज़ायर्स को ठीक से समझें और उनकी वजह जानें। यानी इंसान तभी आज़ाद है जब वो अपने आप को पूरी तरह पहचान ले। सोफी को लगता है कि स्पिनोजा की बातों में बहुत कामनेस और लॉजिक है। वो किसी डर या फेथ से नहीं, बल्कि रीजन और अंडरस्टैंडिंग से जीने की बात करते हैं। स्पिनोजा ने अपनी पूरी किताब एथिक्स को ज्योमेट्रिक मेथड से लिखा, जैसे मैथमेटिकल प्रूफ्स दिए जा रहे हों। स्पिनोजा की क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी सोफी को बहुत इंस्पायर करती है। पार्ट 20, जॉन लॉक। सोफी अब एक ऐसे फिलोसोफर से मिलने जा रही है जिसने इंसानी सोच और नॉलेज को लेकर बहुत ही प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड नजरिया अपनाया, जॉन लॉक। एल्बर्टो की चिट्ठी में सोफी को बताया जाता है कि लॉक ने फिलॉसफी को एक नई डायरेक्शन दी, जिसमें एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन को सबसे ऊपर रखा गया। लॉक को मॉडर्न एम्पिरिसिज्म, अनुभववाद का फाउंडर माना जाता है। लॉक ने कहा, इंसानी दिमाग जन्म के वक्त एक ब्लैंक स्लेट होता है, जिसे उन्होंने लैटिन में टैबुला रासा कहा। सोफी को यह बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। हम जो कुछ भी जानते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस से आता है, कोई आइडिया पहले से हमारे दिमाग में नहीं होता, यानी हम एक ब्लैंक स्लेट हैं। लॉक ने डेकार्त की बातों से अलग सोचते हुए कहा कि कोई भी नॉलेज ऐसा नहीं है जो इंसान को जन्म से ही पता हो। लॉक ने बताया कि हम दो तरह के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, एक बाहर की दुनिया से जो हम सेंसेस से महसूस करते हैं, जैसे देखना, सुनना, छूना, और दूसरा अपने मन के अंदर की थिंकिंग से, मेटाकॉग्निशन। एल्बर्टो उसे बताते हैं कि लॉक का मानना था कि आइडियाज दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल आइडियाज हमें सीधे अनुभव से मिलते हैं, जैसे कोई रंग या गंध, और कॉम्प्लेक्स आइडियाज हम उन सिंपल आइडियाज को मिलाकर बनाते हैं। लॉक ने सिर्फ नॉलेज की बात नहीं की, उन्होंने पॉलिटिक्स और सोसाइटी को लेकर भी बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियाज दिए। उन्होंने कहा कि हर इंसान के पास नेचुरल राइट्स होते हैं, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, और किसी भी गवर्नमेंट का काम है उन राइट्स की रक्षा करना। सोफी को लगता है कि ये आइडियाज बहुत अहेड ऑफ द टाइम थे, यानी अपने समय के बहुत आगे की बातें थी, क्योंकि उन्होंने बाद में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस किया है। लॉक के आइडियाज में उसे फ्रीडम, रीजन और इक्वालिटी की गूंज सुनाई देती है। पार्ट 21, डेविड ह्यूम। सोफी अब मिलती है एक ऐसे फिलोसोफर से जिन्होंने ह्यूमन काइंड और नॉलेज के बारे में बहुत ही शार्प और क्रिटिकल थिंकिंग की, डेविड ह्यूम। एल्बर्टो की चिट्ठी में उसे पता चलता है कि ह्यूम एक स्कॉटिश थिंकर थे जिन्होंने लॉक और एम्पिरिसिस्ट ट्रेडिशन को और आगे बढ़ाया, लेकिन साथ ही उसे चैलेंज भी किया। सोफी को बताया जाता है कि ह्यूम ने कहा कि हमें जो कुछ भी नॉलेज है वो सिर्फ हमारे अनुभव पर आधारित है, एक्सपीरियंस पर आधारित है, और इसके बाहर की कोई बात हमें पक्के तौर पर नहीं पता। उन्होंने कहा कि हम कभी भी डायरेक्टली
कारण को नहीं देख सकते, कॉज को नहीं देख सकते। हम बस घटनाओं के बीच रेगुलर कनेक्शन देखते हैं। जैसे अगर आग से हाथ जलता है तो हम कहते हैं कि आग जलने की वजह है, लेकिन असल में यह सिर्फ हमारी आदत है, एक्सपेक्टेशन है, साइंटिफिक सर्टेनिटी नहीं है। सोफी को लगता है कि यह बात थोड़ी अनसेटलिंग है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम नेचर के लॉज को भी पूरी तरह सर्टेनिटी से नहीं जान सकते। ह्यूम ने रिलीजन को भी उसी लॉजिक से देखा। उन्होंने कहा मिरेकल्स पर यकीन करना इरेशनल है, क्योंकि वो हमारे कॉमन एक्सपीरियंस के अगेंस्ट होते हैं। ह्यूम का एक और बड़ा पॉइंट था, इंसान डिसीजन सिर्फ रीजन से नहीं बल्कि इमोशंस और हैबिट से करता है। यानी हम खुद को जितना भी लॉजिकल समझें, असल में हमारी डिजायर्स और फीलिंग्स ही हमें ड्राइव करती हैं। सोफी अब खुद को और अपनी चॉइसेस को गहराई से देखने लगती है। क्या वो भी सिर्फ हैबिट की वजह से कुछ मानती है? ह्यूम के बाद सोफी को फिलॉसफी एक दर्पण, एक मिरर की तरह लगने लगती है, जिसमें वो खुद को और अपने माइंड को साफ साफ देख सकती है। पार्ट 22, बर्कली। सोफी अब जिस फिलोसोफर के बारे में जानती है उसका नाम है जॉर्ज बर्कली, एक ऐसे थिंकर जिन्होंने रियलिटी की डेफिनेशन को ही उलट दिया। एल्बर्टो की चिट्ठी में सोफी को बताया जाता है कि बर्कली एक आयरिश फिलोसोफर थे, जिन्होंने यह आर्गुमेंट दिया कि मटेरियल वर्ल्ड का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी कोई चीज तब तक एग्जिस्ट नहीं करती जब तक कोई उसे परसीव ना करे। बर्कली का फेमस कोट था, टू बी इज टू बी परसीव्ड, यानी कुछ होना ही तभी मुमकिन है जब कोई उसे देखे, सुने या महसूस करे। सोफी को यह बात बहुत अजीब और कंफ्यूजिंग लगती है। क्या अगर वो किसी कमरे से बाहर निकल जाए तो वो कमरा एग्जिस्ट करना बंद कर देगा? लेकिन एल्बर्टो उसे समझाते हैं कि बर्कली का मतलब यह नहीं कि चीज़ें मैजिक की तरह वैनिश हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, बल्कि वो कहते हैं कि सब कुछ एक ऐसी चेतना में है, एक ऐसे कॉन्शियसनेस में है जो हमेशा देख रही है। और बर्कली के लिए वो कॉन्शियसनेस है भगवान, गॉड। सोफी धीरे धीरे समझने लगती है कि बर्कली के हिसाब से पूरा ब्रह्मांड, इस पूरे यूनिवर्स एक तरह का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, न कि कोई सॉलिड मटेरियल ऑब्जेक्ट। यानी फिजिकल रियलिटी भी तभी रियल है जब कोई माइंड उसे देख या समझ रहा हो। बर्कली की फिलॉसफी आइडियलिज्म, भाववाद कहलाती है, जिसमें आइडियाज को ही रियलिटी माना जाता है। सोफी के लिए यह सोच बहुत ही नई और चौंकाने वाली है। सोफी को अब समझ में आ रहा है कि रियलिटी सिर्फ बाहरी चीज नहीं है, यह हमारी कॉन्शियसनेस और परसेप्शन, यानी चेतना और नजरिए से बहुत गहराई से जुड़ी है। पार्ट 23, बियर्कली का घर। सोफी की क्यूरियोसिटी अब उसे एक रहस्यमय जगह की ओर ले जाती है, एक ऐसी जगह जिसका नाम है बियर्कली। यह जगह पहले सिर्फ एल्बर्टो की चिट्ठियों में और इमेजिनेशन में थी, लेकिन अब सोफी खुद वहां पहुंचने वाली है। उसे एक खास निमंत्रण मिलता है कि वो इस घर को देखने आए, जहां से उसके फिलॉसफी लेसन्स का असली राज खुलने वाला है। जब सोफी बियर्कली पहुंचती है तो उसे एक बहुत ही शांत, खूबसूरत और थोड़ा सा स्पूकी मैंसन दिखाई देता है, एक महल जैसा। घर के अंदर का माहौल बहुत ही रहस्यमय है, जैसे हर चीज किसी कहानी का हिस्सा हो। सोफी को वहाँ अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं, जैसे वो किसी ऐसी रियलिटी में प्रवेश कर चुकी है जो नॉर्मल लाइफ से बहुत अलग है। चीजें बार बार बदलती हैं, आवाजें गूंजती हैं और सब कुछ थोड़ा सा अनरियल लगता है। एल्बर्टो सोफी को वहीं मिलते हैं और बताते हैं कि बियर्कली एक सिंबॉलिक जगह है, एक ऐसा स्पेस जो सोफी को उसकी सोच और इमेजिनेशन की नई बाउंड्रीज तक ले जाने वाला है। एल्बर्टो धीरे धीरे उसे इस बात की ओर ले जाते हैं, शायद वो और सोफी भी किसी और की स्टोरी का हिस्सा हैं। सोफी को लगता है कि वो एक अंतर्निहित सीमा पर खड़ी है। एक ओर वास्तविक दुनिया, रियल वर्ल्ड है, तो दूसरी ओर कल्पना और फिलॉसफी की दुनिया है। यह चैप्टर इस बात का संकेत है कि अब सोफी की दुनिया बदलने वाली है।
वो सिर्फ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं सीख रही, वो खुद एक फिलोसॉफिकल मिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी है। पार्ट 24, एनलाइटमेंट। सोफी अब एक ऐसे दौर में कदम रखती है जिसे एनलाइटमेंट कहते हैं, प्रबोधन कहा जाता है। एक ऐसा समय जब रीजन, साइंस और ह्यूमन राइट्स को लेकर दुनिया में बड़ी क्रांति हुई। एल्बर्टो उसे बताते हैं कि एनलाइटमेंट कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप में शुरू हुई एक सोच की लहर थी जिसने रिलीजन, अथॉरिटी और पुराने बिलीव्स को चैलेंज करना शुरू किया। इस दौर के थिंकर्स का मानना था कि इंसान अपने अनुभव और बुद्धि से ही सच्चाई जान सकता है और किसी भी ट्रुथ को ब्लाइंड फेथ से नहीं माना जाना चाहिए। एल्बर्टो उसे वॉल्टेर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे बड़े एनलाइटमेंट थिंकर्स के बारे में बताते हैं, कैसे उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी और जस्टिस की बात की। सोफी को यह सोच बहुत पावरफुल लगती है। लोग पहली बार सोचने लगे थे कि हर इंसान को समान अधिकार होना चाहिए। रूसो का एक फेमस आइडिया था, इंसान जन्म से फ्री होता है लेकिन समाज उसे बांध देती है। सोफी को यह भी समझ में आता है कि एनलाइटमेंट ने सिर्फ पॉलिटिक्स को नहीं बल्कि एजुकेशन, साइंस और लिटरेचर को भी बहुत डीपली इन्फ्लुएंस किया। न्यूटन के साइंटिफिक डिस्कवरीज ने यूनिवर्स को एक मशीन की तरह समझने में मदद की, जिससे यह मान्यता मजबूत हुई कि दुनिया में सब कुछ लॉज और लॉजिक से चलता है। एल्बर्टो उसे यह भी बताते हैं कि एनलाइटमेंट की वजह से ही बाद में अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे बड़े बदलाव हुए। सोफी अब खुद को उस ट्रेडिशन का हिस्सा मानने लगती है जहां सोचने की आज़ादी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। पार्ट 25, कांत। सोफी अब एक ऐसे फिलोसोफर से मिलने वाली है जिसने फिलॉसफी की दिशा ही बदल दी, इमैनुअल कांत। एल्बर्टो उसे बताते हैं कि कांत ने रैशनलिज्म, तर्कवाद और एम्पिरिसिज्म यानी अनुभववाद दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की। कांत का मानना था कि नॉलेज न तो सिर्फ सेंसेस से आता है और न सिर्फ रीजनिंग से, बल्कि दोनों की ज़रूरत होती है। यानी दुनिया के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस और हमारे माइंड के स्ट्रक्चर्स दोनों पर निर्भर करता है। कांत ने यह भी कहा कि हमारा माइंड एक एक्टिव रोल प्ले करता है। वो चीज़ों को ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि उन्हें ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करता है। सोफी के लिए यह बात बहुत नई थी। दुनिया को हम जैसे देखते हैं वो पूरी तरह ऑब्जेक्ट की रियलिटी नहीं होती, बल्कि हमारा माइंड उसे प्रोसेस करके हमें दिखाता है। कांत ने दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया, द थिंग इन इटसेल्फ जो रियलिटी में है, और द थिंग एज इट अपीयर्स जैसा वो हमें लगता है। और कांत ने कहा कि हम कभी भी चीज़ों को वैसे नहीं जान सकते जैसी वो अपने आप में होती है, अपने ट्रू स्टेट में। एल्बर्टो उसे बताते हैं कि कांत ने मोरल फिलॉसफी में भी बहुत गहरी बातें कही थी, जैसे कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, जिसका मतलब है कि हमें वैसे काम करने चाहिए जैसे हम चाहते हैं कि वो नियम सब पर लागू हों। कांत ने एनलाइटमेंट को यह कहकर डिफाइन किया था, मैन्स एमर्जेंस फ्रॉम हिज सेल्फ इम्पोज्ड इमेच्योरिटी, यानी जब इंसान खुद सोचना शुरू करता है और दूसरों पर निर्भर रहना बंद कर देता है तो उसे ही एनलाइटमेंट कहते हैं। यह बात सोफी को बहुत डीपली टच करती है। पार्ट 26, रोमांटिसिज्म। सोफी अब एक ऐसे दौर से गुजरती है जो एनलाइटमेंट के बाद आया और बिल्कुल अलग था, रोमांटिसिज्म यानी स्वच्छंदतावाद। एल्बर्टो उसे बताते हैं कि जहां एनलाइटमेंट ने रीजन, लॉजिक और साइंस पर जोर दिया था, वहीं रोमांटिसिज्म का फोकस था इमोशंस, इमेजिनेशन और नेचर पर। सोफी को यह बदलाव बहुत दिलचस्प लगती है क्योंकि अब तक वो सोच रही थी कि सिर्फ तर्क ही सब कुछ समझा सकता है, लेकिन रोमांटिक थिंकर्स ने कहा इंसानी भावना, कला और प्रकृति का अनुभव भी उतना ही जरूरी है। रोमांटिक थिंकर्स मानते थे कि सिर्फ फैक्ट्स से इंसान की पूरी समझ नहीं बनती, उसमें हार्ट भी होना चाहिए। सोफी को विलियम वर्ड्सवर्थ, गोएथ और शेली जैसे पोएट्स और थिंकर्स के बारे में बताया जाता है।
जिन्होंने अपनी कविताओं में नेचर को सेलिब्रेट किया। सोफी को बताया जाता है कि रोमांटिक पोएट्स को लगता था कि चाइल्डहुड ड्रीम्स और इमोशंस में एक खास पवित्रता, एक प्यूरिटी होती है जिसे दुनिया ने धीरे धीरे खो दिया है। सोफी अब समझने लगती है कि फिलॉसफी सिर्फ ड्राई कॉन्सेप्ट्स नहीं है, वो दिल से जुड़ी हुई भी है। उसे महसूस होता है कि हम जब किसी सनसेट को देखते हैं या किसी पोयम को पढ़ते हैं तो जो भावना, जो इमोशन हमारे अंदर आती है वो भी हमें ट्रुथ के करीब ले जाती है। रोमांटिक थिंकर्स मानते थे कि हर इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट होता है, एक क्रिएटर जो अपनी इमेजिनेशन से नई दुनिया बना सकता है। एल्बर्टो उसे यह भी बताते हैं कि रोमांटिसिज्म ने बाद के एग्जिस्टेंशलिस्ट थिंकर्स को भी इंस्पायर किया। सोफी अब अपनी फिलोसॉफिकल जर्नी को और भी पर्सनल समझने लगती है। ज्ञान सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी आता है। पार्ट 27, हेगल। सोफी अब उस फिलोसोफर से मिलने जा रही है जिसने हिस्ट्री और थॉट को नए नजरिए से देखा, जॉर्ज विल्हम फ्रेडरिक हेगल। एल्बर्टो उसे समझाते हैं कि हेगल का मानना था कि दुनिया हमेशा चेंज हो रही है और यह बदलाव किसी एक इंसान या किसी एक विचार से नहीं बल्कि एक पूरी प्रक्रिया से आती है, एक प्रोसेस से आती है। और इस प्रक्रिया को हेगल ने कहा डायलेक्टिक प्रोसेस, जिसमें एक थॉट, एक थीसिस उसके ऑपोजिट यानी एंटी थीसिस से टकराता है और फिर दोनों मिलकर एक नया थॉट, सिंथेसिस बनाते हैं। सोफी को यह आइडिया बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि इससे उसे सोसाइटी और हिस्ट्री के बदलाव को समझने में मदद मिलती है। एल्बर्टो उसे एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जैसे एनलाइटमेंट की रेशनल थीसिस को रोमांटिसिज्म की इमोशन बेस्ड अप्रोच यानी एंटी थीसिस ने चैलेंज किया और फिर दोनों का मिश्रण बना, जिसे ये नया दौर आया। हेगल का मानना था कि ट्रुथ कोई फिक्स्ड चीज नहीं है बल्कि वो लगातार अनफोल्ड होती है, एक गतिशील प्रक्रिया, एक डायनेमिक प्रोसेस है। एल्बर्टो उसे यह भी बताते हैं कि हेगल के लिए इंडिविजुअलिटी की भी अहमियत थी, लेकिन वो मानते थे कि इंडिविजुअल केवल सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में ही पूरी तरह समझा जा सकता है, यानी इंसान अकेले नहीं बल्कि कम्युनिटी और हिस्ट्री से जुड़कर ही आइडेंटिटी बनाता है। हेगल ने यह भी कहा था कि द रेशनल इज रियल एंड द रियल इज रेशनल, यानी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो एक लॉजिकल प्रोसेस का हिस्सा है, भले ही हमें वो अभी समझ ना आ रहा हो। एल्बर्टो उसे बताते हैं कि हेगल का असर बहुत सारे फ्यूचर थिंकर्स पर पड़ा, जैसे मार्क्स और कर्केगार्ड। सोफी अब यह समझने लगती है कि फिलॉसफी सिर्फ आइडियाज की दुनिया नहीं है, यह दुनिया को समझने और बदलने का रास्ता है। पार्ट 28, कर्केगार्ड। सोफी अब एक ऐसे फिलोसोफर से मिलने जा रही है जो पूरी फिलॉसफी में सबसे ज्यादा पर्सनल और इंटेंस माने जाते हैं, सोरेन कर्केगार्ड। एल्बर्टो उसे बताते हैं कि कर्केगार्ड ने फिलॉसफी को सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे इंडिविजुअल एक्सपीरियंस और पर्सनल चॉइस से जोड़ दिया। कर्केगार्ड डेनमार्क के थे और उन्हें आधुनिक एग्जिस्टेंशलिज्म यानी अस्तित्ववाद का पिता भी कहा जाता है। कर्केगार्ड ने कहा कि हर इंसान को खुद के जीवन का चुनाव करना होता है और यह चुनाव आसान नहीं होता। इसमें डर यानी फियर, अकेलापन यानी एम्प्टीनेस और अनसर्टेनिटी होती है। सोफी को यह बात बहुत सच्ची लगती है। कर्केगार्ड ने 3 लाइफ स्टेजेस बताए। एस्थेटिक स्टेज, जिसमें इंसान सिर्फ खुशी और मजे के पीछे भागता है। एथिकल स्टेज, जिसमें वो जिम्मेदारी समझने लगता है। और रिलीजियस स्टेज, जिसमें वो अपने अस्तित्व को किसी हायर पावर के सामने सरेंडर कर देता है। एल्बर्टो समझाते हैं कि कर्केगार्ड का मानना था कि हर इंसान को लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है, एक ऐसा कदम जिसमें कोई गारंटी नहीं होती पर जिसे लेना ही होता है। सोफी को लगता है कि कर्केगार्ड की बातों में एक अजीब तरह की सच्चाई है, एक ऐसा दर्द जो सबने कभी ना कभी महसूस किया होता है।
करकेगार्ड ने इंस्टीट्यूशंस, चर्च और भीड़ की सोच को चैलेंज किया। करकेगार्ड का कहना था कि ट्रुथ इज सब्जेक्टिविटी, यानी सच्चाई का मतलब हर इंसान के लिए अलग हो सकता है, क्योंकि हर कोई अलग तरह से जीता और सोचता है। एल्बर्टो बताते हैं कि करकेगार्ड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से बहुत निराश थे। उन्हें लगता था कि लोगों ने फेथ को रूटीन बना दिया है। करकेगार्ड ने सोफी को दिखाया कि कभी कभी सवालों का जवाब बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। पार्ट 29, मार्क्स। सोफी अब एक ऐसे फिलोसोफर से मिलने जा रही है जिन्होंने दुनिया को सिर्फ सोचने नहीं बल्कि बदलने की कोशिश की, कार्ल मार्क्स। एल्बर्टो उसे समझाते हैं कि मार्क्स ने हेगल से बहुत कुछ सीखा, खासकर यह कि हिस्ट्री एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। लेकिन मार्क्स ने हेगल की फिलॉसफी को उलट दिया। जहां हेगल ने आइडियाज को हिस्ट्री की ड्राइविंग फोर्स माना था, वहीं मार्क्स ने कहा मटेरियल कंडीशंस यानी समाज की आर्थिक स्थिति और काम करने का तरीका, यही हिस्ट्री को बनाता है। एल्बर्टो उसे बताते हैं कि मार्क्स ने समाज को दो मेन वर्गों में बांटा, बोर्जुआ जो प्रोडक्शन के मालिक हैं और प्रोलेटरिएट जो काम करते हैं। मार्क्स के अनुसार हिस्ट्री की कहानी ही इन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष की कहानी है। सोफी को यह जानकर आश्चर्य होता है कि मार्क्स ने यह भविष्यवाणी की थी कि एक दिन वर्किंग क्लास यानी बोर्जुआ उठ खड़ी होगी और एक नया क्लासलेस समाज बनाएगी जहां कोई शोषण नहीं होगा। मार्क्स यह भी कहते थे कि जब तक लोग अपने काम पर कंट्रोल नहीं रखते, वो एलियनेटेड यानी अलग थलग रहते हैं, यानी अपने ही जीवन से कटे हुए महसूस करते हैं। सोफी को मार्क्स की सोच इसलिए भी खास लगती है क्योंकि वो लोगों की सफरिंग को समझते हैं और उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना चाहते हैं। एल्बर्टो बताते हैं कि मार्क्स की फिलॉसफी को लेकर विवाद भी रहा है, क्योंकि बहुत से देशों ने उनके आइडियाज़ को अप्लाई करते समय डिक्टेटरशिप जैसे रूल बना दिए जो मार्क्स की असली सोच से अलग थे। सोफी को यह बात समझ आती है कि कोई भी फिलॉसफी तभी मीनिंगफुल है जब वो इंसान को एम्पावर करे, न कि उसे कंट्रोल करने लगे। पार्ट 30, डार्विन। सोफी अब एक ऐसे थिंकर से मिलने जा रही है जिन्होंने हमारे इंसान होने की समझ को पूरी तरह बदल दिया, चार्ल्स डार्विन। एल्बर्टो उसे बताते हैं कि डार्विन कोई फिलोसोफर नहीं थे, वो एक नेचुरल साइंटिस्ट थे, लेकिन उनकी सोच ने फिलॉसफी, रिलीजन और पूरी सोसाइटी को हिला दिया। डार्विन ने नेचर को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया और 1859 में अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश की, जिसमें उन्होंने एक बेहद चौंकाने वाली थ्योरी रखी, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन द्वारा विकास। सोफी पहले थोड़ी उलझ जाती है, लेकिन एल्बर्टो उसे सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। डार्विन का मतलब था कि सारी लाइफ धीरे धीरे एक कॉमन एंसेस्टर, एक कॉमन पूर्वज से इवॉल्व हुई है, और जो भी ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट में सबसे अच्छे से एडजस्ट करते हैं वही सरवाइव कर पाते हैं, जी पाते हैं और अभी तक मौजूद हैं। सोफी हैरान हो जाती है, डार्विन ने यह सब बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के समझ लिया था, बस ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन और डीप थिंकिंग से। डार्विन का यह कहना कि इंसान भी दूसरे जानवर की तरह एवोल्यूशन का नतीजा है, उस समय के लिए बहुत शॉकिंग बात थी। लेकिन डार्विन ने बताया कि इंसान भी नेचर का ही हिस्सा है। सोफी को अब समझ आता है कि डार्विन ने केवल बायोलॉजी नहीं बदली, उन्होंने थियोलॉजी, एथिक्स और ह्यूमन आइडेंटिटी पर भी बड़ा असर डाला। एल्बर्टो उसे बताते हैं कि डार्विन की थ्योरी से यह बात भी सामने आई कि नेचर में कोई फिक्स्ड पर्पज नहीं होता, कोई डिजाइन नहीं होता, सब कुछ चांस और एडेप्टेशन पर आधारित है। सोफी सोचती है कि अगर इंसान नेचर से अलग नहीं है तो हमें नेचर के साथ हार्मनी में रहना चाहिए, न कि नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। डार्विन के बाद सोफी खुद को नेचर का हिस्सा मानने लगती है। पार्ट 31, फ्रॉइड।
सोफी अब एक ऐसे थिंकर से रूबरू होती है जिन्होंने इंसानी दिमाग की गहराइयों में झांकने की कोशिश की। सिगमंड फ्रॉइड। एल्बर्टो सोफी को बताते हैं कि फ्रॉइड ने इंसान के अंदर मौजूद एक छुपी हुई अनजानी दुनिया को सामने लाया, जिसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड, बेहोश मन। सोफी को शुरू में यह समझ नहीं आता, कोई चीज़ जो हमें पता भी नहीं है और वो हमारे थॉट्स और एक्शंस को कैसे कंट्रोल कर सकती है। सोफी सोचती है, फ्रॉइड का मानना था कि हमारे दिमाग का बड़ा हिस्सा वो होता है जो हम खुद भी नहीं जानते, और वही हमारे बिहेवियर, ड्रीम्स, फियर्स और डिजायर्स को गहराई से इन्फ्लुएंस करता है। फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी में दिमाग को 3 हिस्सों में बांटा। इड यानी हमारे अंदर की वो पार्ट जो बस चाहता है, खाने का, कंफर्ट का, वो इम्पल्सिव है। ईगो यानी जो रियल वर्ल्ड से डील करता है और बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। और सुपर ईगो जो हमें सही गलत सिखाता है, जैसे समाज के रूल्स और मोरल्स। सोफी को यह एनालॉजी मजेदार लगती है, जैसे उसके अंदर 3 अलग अलग कैरेक्टर्स रह रहे हों। एल्बर्टो एक और बात बताते हैं, फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस मेथड डेवलप किया। इसमें वो पेशेंट से बातें करते, उनके सपनों का मतलब निकालते, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करते। सोफी को यह जानकर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि फ्रॉइड ने ड्रीम्स को रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस कहा था, यानी अवचेतन मन का शाही रास्ता। इसका मतलब था कि हमारे सपनों में वो चीज़ें छुपी हुई होती हैं जो हम दिन में इग्नोर कर देते हैं। फ्रॉइड ने एक बहुत ज़रूरी बात सिखाई, इंसान जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सोफी अब यह समझने लगती है कि फिलॉसफी सिर्फ बाहर की दुनिया को नहीं बल्कि अंदर की दुनिया को भी समझने का तरीका है। पार्ट 32, हमारा समय। अब सोफी और एल्बर्टो ऐसे समय की तरफ बढ़ते हैं जिसे वो हमारा समय कहते हैं, आवर टाइम कहते हैं। एल्बर्टो उसे बताते हैं कि 20वीं सदी में फिलॉसफी ने एक नया मोड़ लिया। अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि दुनिया क्या है या हम कौन हैं, बल्कि यह भी था कि हम नॉलेज कैसे पाते हैं, लैंग्वेज कैसे काम करती है और ट्रूथ का मतलब क्या है। सोफी को अब एग्जिस्टेंशलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म जैसे मूवमेंट्स के बारे में पता चलता है। एग्जिस्टेंशलिज्म यानी अस्तित्ववाद कहता है कि इंसान की कोई प्री डिफाइंड आइडेंटिटी नहीं होती, हम अपनी चॉइसेस से खुद को डिफाइन करते हैं। एल्बर्टो बताते हैं कि थिंकर्स जैसे जीन पॉल सार्त्रे और अल्बेर कैमू ने इस बात पर जोर दिया कि लाइफ मीनिंगलेस हो सकती है, अर्थहीन हो सकती है, लेकिन इसी मीनिंगलेसनेस में इंसान को खुद अपना मीनिंग क्रिएट करना होता है। सोफी को यह बात बहुत पावरफुल लगती है। वो खुद अपनी जिंदगी की ऑथर है, फिर भी वो जानती है कि फिलॉसफी अब लैंग्वेज पर भी ध्यान देने लगी है। लुडविग विटगेंस्टाइन ने कहा, हमारी सोच हमारी भाषा से बंधी होती है। हम किसी चीज को तभी सोच सकते हैं जब हमारे पास उसे एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स होते हैं। पोस्ट मॉडर्न फिलोसोफर्स ने एक और नई बात कही, कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता, हर सत्य किसी पर्सपेक्टिव, किसी नजरिए से देखा गया वर्जन होता है। अल्बर्टो सोफी को समझाते हैं कि जैसे हर इंसान की नज़र से दुनिया अलग लगती है, वैसे ही हर कल्चर, हर सोसाइटी का अपना एक सत्य, अपना एक ट्रुथ होता है। सोफी अब खुद को एक मॉडर्न थिंकर की तरह महसूस करने लगती है। पार्ट 33, गार्डन पार्टी। सोफी अब अपने सवालों के जवाबों के बहुत करीब पहुंच चुकी है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक शानदार गार्डन पार्टी से, एक ऐसा आयोजन जो सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि सोफी की पूरी जर्नी का एक सिंबल बन जाता है। यह पार्टी हेल्डे के पिता मेजर ने खास सोफी के लिए अरेंज की है। यहाँ सोफी को अपने फिलोसॉफिकल एडवेंचर के बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं, वो सभी लोग जो असल में इमेजिनेशन का हिस्सा थे, लेकिन अब वो सब एक ही जगह सोफी के सामने दिखाई दे रहे हैं। यह पूरा माहौल बिल्कुल ड्रीम जैसा लगता है। इस पार्टी में प्लेटो भी हैं, डेकार्थ भी हैं, डार्विन भी हैं, फ्रॉइड भी हैं, और यह सब किसी फिलोसॉफिकल म्यूजियम की तरह सोफी से इंटरेक्ट करते हैं।
एक तरह से यह पार्टी सोफी के माइंड में चल रहे आइडियाज का एक रियल टाइम थिएटर बन जाती है। अल्बर्टो सोफी को समझाते हैं कि यह पार्टी भी एक इल्यूजन है, भ्रम है, एक ऐसी कंस्ट्रक्टेड रियलिटी जो हिल्डे की इमेजिनेशन और उसके पिता की प्लानिंग का नतीजा है। यहाँ सोफी और अल्बर्टो को एहसास होता है कि वो अब खुद एक फिक्शन का हिस्सा बन चुके हैं और वो किताब जिसे हम पढ़ रहे हैं उसी फिक्शन की कहानी है। सोफी धीरे धीरे इस बात को एक्सेप्ट करने लगती है कि उसका अस्तित्व, उसका जीवन, उसके सारे एक्सपीरियंसेस एक कहानी के कैरेक्टर्स की तरह डिजाइन किए गए हैं और अब उसका मकसद है इस कहानी से बाहर निकलना। एल्बर्टो सोफी से कहते हैं कि अगर हम यह मान लें कि हम बस किसी की इमेजिनेशन का हिस्सा हैं, तो क्या हम अपने लिए कोई अलग रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं? यह सवाल सोफी को अंदर तक झकझोर देती है। सोफी यहाँ पूरी तरह अवेक है, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली। पार्ट 34, काउंटर पॉइंट। सोफी और एल्बर्टो पूरी तरह समझ चुके हैं कि वो एक फिक्शन के कैरेक्टर्स हैं, हिल्डे और उसके पिता मेजर एल्बर्ट की इमेजिनेशन का हिस्सा। काउंटर पॉइंट एक दिमागी युद्ध है जिसमें दो दुनियाएं टकरा रही हैं, एक सोफी की बनाई हुई, सोची हुई रियलिटी और दूसरी हिल्डे की ओरिजिनल रियलिटी। एल्बर्टो अब और भी डिटरमिन्ड हो जाते हैं। वो सोफी को इस इमेजिन्ड वर्ल्ड से बाहर निकालकर एक नई स्वतंत्रता दिलाते हैं। इस चैप्टर में फिलॉसफी एकदम एक्शन बन जाती है। एल्बर्टो सोफी को बताते हैं कि अगर वो लगातार अवेयर रहे, अपने थॉट्स और सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करती रहे, तो वो इस स्टोरी से बाहर निकल सकती है। इसी बीच स्टोरी के अंदर बहुत सी अजीब घटनाएं होने लगती हैं। चीज़ें अचानक डिसअपियर होती हैं, लोगों की आवाज़ें गूंजने लगती हैं और समय का फ्लो असामान्य हो जाता है। लेकिन अब सोफी और एल्बर्टो ने तय कर लिया है कि वो पैसिव कैरेक्टर्स नहीं रहेंगे। उन्होंने एक रेबेलियन शुरू कर दी है। इसी दौरान हिल्डे भी अपने पिता की डायरी पढ़ रही है और उसे यह रियलाइज होता है कि उसने अपनी इमेजिनेशन से दो कैरेक्टर्स को इतना रियल बना दिया है कि अब वो उसकी कंट्रोल से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं से शुरू होती है हिल्डे की गिल्ट। उसे सोफी के लिए सिंपैथी होने लगती है। वो सोफी को फ्रीडम देना चाहती है, लेकिन उसके पिता अब भी कंट्रोल को छोड़ना नहीं चाहते। काउंटर पॉइंट एक म्यूजिकल टर्म है जिसमें दो अलग अलग मेलोडीज साथ चलती हैं लेकिन हारमोनी में होती हैं। उसी तरह यहाँ भी दो पैरेलल रियलिटीज साथ साथ चल रही हैं और दोनों का सबसे बड़ा सवाल एक ही है, एक कॉमन सवाल कि क्या हम खुद को कंट्रोल करते हैं या कोई और हमें कंट्रोल करता है। पार्ट 35, हिल्डे की दुनिया। अब यहां से कहानी पूरी तरह हिल्डे की दुनिया में शिफ्ट हो जाती है। इस किताब में पहली बार यह होता है कि सोफी और एल्बर्टो पूरी तरह बैकग्राउंड में चले जाते हैं और स्पॉटलाइट अब हिल्डे पर है, उस लड़की पर जिसकी इमेजिनेशन ने सोफी की पूरी दुनिया को जन्म दिया। हिल्डे अपने पापा की बनाई हुई कहानी को पढ़ते हुए डीपली इमोशनल हो जाती है। उसे महसूस होता है कि सोफी और एल्बर्टो उसके पापा की इमेजिनेशन में सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं हैं, बल्कि अब वो एक तरह से अलाइव हो गए। वो सोच सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, रिबेलियन तक कर सकते हैं। हिल्डे को गिल्ट भी महसूस होती है। वो अब तक सिर्फ एक ऑब्जर्वर थी, लेकिन अब वो खुद सोफी की साइड लेने लगती है। इस चैप्टर में हिल्डे अपने पापा के नोट्स और लेटर्स को पढ़ते हुए एक मेंटल यात्रा पर निकलती है। वो पीछे जाती है, सोफी की पूरी फिलॉसफिकल जर्नी को फिर से देखती है और उसे यह रियलाइजेशन होती है कि फिलॉसफी सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज़ नहीं है, बल्कि वो एक मिरर है, दर्पण है जो इंसान को खुद से मिलवाती है। हिल्डे सोफी से इमोशनली जुड़ने लगती है और वो खुद से सवाल करने लगती है कि क्या वो भी सिर्फ किसी और की कहानी का हिस्सा हो सकती है। यह थॉट उसे डरा देता है लेकिन एक्साइट भी करता है। यहीं से हिल्डे खुद एक फिलोसोफर बनने लगती है। यह चैप्टर बहुत मेटा हो जाता है।
क्योंकि अब रीडर भी सोचने लगता है कि वो खुद कौन है, जैसे अभी आप सोच रहे हैं। अब यहां से मैं और आप यानी हम रीडर भी सोचने लगते हैं कि हम कौन हैं। क्या हम भी किसी के कहानी का हिस्सा हैं? मैं आपको कहानी सुना रहा हूं या मुझसे आपको कहानी सुनवाया जा रहा है? क्या आपका कहानी सुनना भी किसी और के कहानी का हिस्सा है, या कोई अनदेखा लेखक हमारी जिंदगी को नियंत्रित कर रहा है? पार्ट 36, द बिग बैंग। अब कहानी अपने एब्सोलूट अंतिम मोड़ पर है, द बिग बैंग। इस चैप्टर में इमेजिनेशन और रियलिटी की बाउंड्रीज पूरी तरह मिटने लगती हैं। सोफी और एल्बर्टो अब उस दुनिया से बाहर निकल चुके हैं जिसे मेजर ने अपनी इमेजिनेशन से बनाया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो रियल वर्ल्ड में आ गए हैं, बल्कि वे एक ऐसे रियलिटी में आ गए हैं जो प्योर इमेजिनेशन से बनी है। एक ड्रीमी और एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्स जहां लॉजिक और टाइम के ट्रेडिशनल रूल्स काम नहीं करते। सोफी और एल्बर्टो ऐसे स्पेस में होते हैं जहां कोई रूल्स नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। वहां ट्रीज हवा में तैरते हैं, एनिमल्स एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स में बदल जाते हैं और टाइम का कोई सेंस नहीं रहता। सोफी बार बार सवाल करती है कि क्या हम अब भी किसी की कहानी में हैं, और एल्बर्टो उसका जवाब देते हैं कि शायद हर सोचने वाला बीइंग किसी ना किसी कहानी में ही होता है। अब यह कहानी एक डीपली फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन में बदल जाती है, जैसे प्लेटो की केव थ्योरी, कांत का नोमिनल वर्ल्ड और एग्जिस्टेंशलिज्म की फ्री विल, सबका क्लाइमैक्स एक साथ आ रहा हो। इस बीच हिल्डे अपनी इमेजिनेशन से सोफी के इस नए वर्ल्ड को शेप देने लगती है। वो एक गाइडिंग फोर्स बन जाती है, लेकिन इस बार कंट्रोलिंग नहीं बल्कि नर्चरिंग फोर्स बनती है। यह चैप्टर फुल सर्कल ले आता है। सोफी, जो एक कंफ्यूज लड़की थी, अब एक अवेकेंड थिंकर बन चुकी है, एक जागृत विचारक बन चुकी है। द बिग बैंग एक रियल साइंटिफिक आइडिया को सिंबॉलिकली प्रेजेंट करता है, जैसे एक नई दुनिया की शुरुआत हो रही है, सिर्फ मैटर से नहीं बल्कि विचारों से, फ्रीडम से और इमेजिनेशन की रॉ पावर से। सोफी और एल्बर्टो अब रियल या अनरियल नहीं रह गए, वे ऐसे आइडियाज बन गए हैं जो कभी खत्म नहीं होते। समापन। तो यही था सोफीज वर्ल्ड, सोफी का संसार, सोफी की दुनिया। एक 14 साल की लड़की की कहानी जो एक ऑर्डिनरी सी दोपहर को 2 सवाल पाती है, और वो 2 सवाल उसे पूरी इंसानी सोच की यात्रा पर ले जाते हैं, और उसके साथ साथ हमें भी ले जाते हैं। हमने थेल से लेकर फ्रॉइड तक जाना, एथेंस की गलियों से लेकर पोस्ट मॉडर्न थॉट तक, प्लेटो की केव से लेकर डार्विन के इवोल्यूशन तक। इस सफर में हमने देखा मिथोलॉजी से फिलॉसफी कैसे जन्मी, सोक्रेट्स ने कैसे सिखाया कि सवाल पूछना ही सबसे बड़ी बहादुरी है, प्लेटो ने कैसे बताया कि हम जो देखते हैं वो पूरी रियलिटी नहीं है, एरिस्टोटल ने कैसे कहा कि असली ज्ञान अनुभव से आता है, कांत ने कैसे दिखाया कि हमारा माइंड दुनिया को प्रोसेस करता है। और फिर वो ट्विस्ट आया जब पता चला कि सोफी और एल्बर्टो खुद किसी की कहानी के कैरेक्टर्स हैं, जैसे मैं हूं, जैसे आप हैं। मैं कहानी सुना रहा हूं, आप कहानी सुन रहे हैं, और हो सकता है मुझसे कहानी सुनवाया जा रहा है और आपसे कहानी सुना जा रहा है। यह ट्विस्ट सिर्फ एक लिटरेरी डिवाइस नहीं था, यह एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन था कि क्या हम भी किसी और की कहानी का हिस्सा हो सकते हैं। जॉस्टिन गार्डर ने इस किताब से एक बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने फिलॉसफी को क्लासरूम से निकालकर जिंदगी के बीच में रख दिया है। हर सवाल जो सोफी ने पूछा वो आपका और मेरा, हम सबका सवाल है। मैं कौन हूं? दुनिया कहां से आई? हम क्यों सोचते हैं? हमारा पर्पज क्या है? ये सवाल किसी एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपकी जिंदगी के सवाल हैं। और फिलॉसफी की सबसे बड़ी गिफ्ट यही है कि वो आपको यह नहीं बताती कि क्या सोचना है, वो आपको यह सिखाती है कि कैसे सोचना है। सोफी अब रियल या अनरियल नहीं रही, सोफी एक विचार बन गई है,
एक ऐसा विचार जो हर उस इंसान में जिंदा है जो अभी भी दुनिया को पहली बार देखने की जिज्ञासा रखता है, क्यूरियोसिटी रखता है। याद रखिए, हम सब फिलोसोफर्स हैं, दार्शनिक हैं। बस हमें फिर से वो बच्चा बनना है जो हर चीज में वंडर देखता है, आश्चर्य करता है, छोटी छोटी चीजों को देखकर खुश होता है, बिना किसी डर के, बिना किसी जवाब की जरूरत के। तो आखिर में यही कहूंगा कि सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि असली ज्ञान वहीं से आता है। तो यह था सोफीज वर्ल्ड, सूफी का संसार। आई होप कि आज का यह पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो। अगर मेरा नरेशन आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपना प्रतिक्रिया, जो भी आपको कहना है, नीचे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ साथ अगर स्पॉटिफाई पर इसे सुन रहे हैं तो हमें फॉलो करिए और रेटिंग्स दीजिए। आप सुन रहे थे रीड विद प्रतीक।